हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का एक छोटा सा अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, जनपद। हमने सभ्यताओं की बात की थी, खासकर कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में हमने देखा। अब हम इस जनपद वाला टॉपिक ले रहे हैं जो वैदिक सभ्यता से जुड़ता है। एक तरह से ऋग्वैदिक काल में जो जन की इकाई थी उसी का विकास हुआ, विस्तार हुआ। कुछ जन आपस में मिले और कुछ जनों ने स्वतंत्र विकास किया, वो जनपद कहलाए। ये उत्तर वैदिक काल की खासकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात थी। बाद में वही कालांतर में महाजनपद कहलाए, जब गंगा घाटी में खासकर अधिकांश महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का काल था 600 ईसा पूर्व के बाद। तो राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन से थे, खासकर हमें रीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, आरएस प्री में भी एक जनपद के बारे में पूछा गया और कई क्वेश्चन आते रहते हैं, खासकर सिक्कों से जुड़े हुए और विभिन्न जो प्राचीन नाम है राजस्थान के, उस संदर्भ में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो जनपद की इकाई है उसको हम जोड़ रहे हैं जन से। जन ऋग्वैदिक काल की बात थी और 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो विभिन्न राजनीतिक इकाइयां जो है वो जन कहला रही थी। इसी जन का विकास हुआ और उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बन जाता है। और कुछ जनपदों का जो एक तरह से साम्य है या जनपदों का विस्तार क्षेत्र है वो राजस्थान से भी रिलेटेड होता है, उन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं। और इनका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो विकास क्रम था वो अंत में महाजनपद की ओर होता है। ये 600 ईसा पूर्व के बाद की बात है और एक तरह से भारतीय इतिहास में इसको दूसरा नगरीकरण भी हम कह सकते हैं, गंगा घाटी का नगरीकरण भी कहा जा सकता है। सबसे पहले राजपुताना के संदर्भ में बात करते हैं और महत्वपूर्ण महाजनपदों की जो ज्यादातर क्वेश्चन हमें मिल जाता है। यहां देखते हैं कि ये जो भाग था, खासकर जयपुर के आसपास का जो भाग था, जहां पे बेराट सभ्यता है और उसके साथ साथ अलवर का कुछ भाग, तो दक्षिणी अलवर का हम भाग कह सकते हैं। इसके साथ साथ जयपुर की खासकर विराटनगर तहसील, ये प्राचीन काल में महाजनपद के नाम से जाना जाता था, मत्स्य महाजनपद। ये अपना रीट का क्वेश्चन था और इसी को हम जोड़ रहे हैं, खासकर महाभारत काल से जोड़ रहे हैं कि वर्तमान जयपुर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद, और उसको एक तरह से जनपद भी कहा जा रहा है। मत्स्य महाजनपद यहां पर विस्तृत था और इसकी राजधानी जो है वो विराटनगर थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जो 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था, वो विराटनगर के राजा के यहां व्यतीत किया था, विराट के यहां। और जो महाभारत युद्ध है, उस महाभारत युद्ध में विराट अपने पुत्रों के साथ पांडवों के पक्ष में कौरवों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। तो विराट राजा था, उन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया। महाभारत काल में 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने इसी विराट राजा के यहां व्यतीत किया और विराट राजा की पुत्री उत्तरा को अर्जुन के द्वारा संगीत की शिक्षा भी दी गई थी। संगीतज्ञ, एक तरह से संगीत गुरु थे अर्जुन उत्तरा के, और इसी उत्तरा का विवाह जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो महाभारत काल में हम देखते हैं कि इसका अत्यधिक महत्व है और बेराट सभ्यता में भी हम देखते हैं महाभारत काल के कुछ अवशेष मिले हैं, खासकर भीमलत ताल के संदर्भ में और एक तरह से पांडवों की गुफा के संदर्भ में कुछ बौद्धकालीन अवशेषों की भी हमने बात की। तो एक महाजनपद, प्रथम महाजनपद की बात करें तो अलवर और जयपुर में विस्तृत महाजनपद था और विराटनगर यहाँ की राजधानी थी। दूसरा महाजनपद जो है उसकी बात करें तो खासकर पूर्वी अलवर और भरतपुर के साथ साथ करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर विस्तृत महाजनपद सूरसेन था। तो दूसरे महाजनपद और एक तरह से प्रारंभिक काल में उसका नाम देखें तो सूरसेन जनपद की ओर भी चलते हैं। तो सूरसेन जनपद में हम देख सकते हैं कि खासकर भरतपुर का क्षेत्र,
अलवर का पूर्वी भाग, करौली का कुछ भाग और धौलपुर का कुछ भाग जो है वो इसमें शामिल था। सूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा होती है। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, वो भी सूरसेन जनपद में शामिल था। और खासकर राजस्थान का जो पूर्वी कुछ एक जो क्षेत्र है, आजकल के कुछ जिले हैं, वो भी सूरसेन महाजनपद में शामिल होते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि होती है, इसलिए इसको हिंदुओं का बेथलेहम भी कहा जाता है। और एक तरह से मथुरा केशव देव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध होता है। मथुरा को वैभव का नगर भी कहा जाता है। तो दो महाजनपद जो है उनका संबंध राजस्थान से है, मत्स्य और सूरसेन। इसके साथ साथ उत्तर में हम देखते हैं कि एक महाजनपद कुरु था, कोरुंग वाला, और इस महाजनपद में अलवर का उत्तरी भाग जो है वो शामिल होता है। इसके साथ साथ दिल्ली के आसपास का प्रदेश, हरियाणा के आसपास का प्रदेश इसमें शामिल था। तो राजस्थान में 3 महाजनपदों का विस्तार होता है, कुरु, सूरसेन और मत्स्य। उत्तरी भाग जो अलवर का है वो कुरु में आता था। खासकर दक्षिणी अलवर का भूभाग जो है वो मत्स्य महाजनपद में, और पूर्वी जो अलवर का भूभाग है वो सूरसेन जनपद में आता था। कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ आती है। आधुनिक दिल्ली के आसपास का जो प्रदेश था, पहले उत्तर वैदिक काल में कुरु महाजनपद में था और उत्तरी अलवर इसमें शामिल था। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य नामों की ओर चलते हैं। जनपद युगीन, जो पूरी तरह से जनपद तो नहीं है, खासकर विभिन्न जातियों के नामों के कारण भी प्रसिद्ध है। किन्हीं को हम जन कह सकते हैं और कुछ जनपद की कॉन्सेप्ट जो है उसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आधुनिक गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, यहां पर योद्धेय जन का शासन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि योद्धेय जो जन है उसका शासन क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में शामिल होता है। बीकानेर और नागौर का जो भूभाग है वो महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। तो इसमें दक्षिणी बीकानेर और उसके साथ साथ नागौर का उत्तरी जो भूभाग है वो जांगल प्रदेश, और खासकर बीकानेर के शासक जो है उनको जय जंगल धर बादशाह की उपाधि भी दी जाती थी। और जांगल प्रदेश के साथ साथ नागौर जो है, जिसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर मिलता है, अनंत देश भी मिलता है, वो सपाद लक्ष्मी की भी राजधानी था। अर्थात जो चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र था सांबर के आसपास, सपाद लक्ष्य, उसकी राजधानी भी नागौर था और जांगल प्रदेश की राजधानी भी नागौर होता है। आगे बढ़ते हैं और अलवर में सालव जाति का निवास स्थान होता है। तो अलवर को शाल्वपुर भी कहा जाता है। अलवर जो है वो एक तरह से सिंह द्वार भी है। इधर मरु प्रदेश की बात करते हैं तो एक तरह से मरुस्थल वाले भूभाग, खासकर जैसलमेर को वल प्रदेश भी कहा जाता है, वल या दुंगल की भूमि भी कहा जाता है। जालोर का जो क्षेत्र है, यहाँ जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाबालीपुर भी कहा जाता है। ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। इसके साथ साथ जालोर में हम देखते हैं कि भीनमाल जो है वो महाकवि माघ की भी जन्मभूमि है और भीनमाल की यात्रा हैंसांग भी करते हैं। तो अति महत्वपूर्ण भीनमाल के संदर्भ में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाता था, गुर्जर प्रतिहारों का शासन क्षेत्र होने के कारण। गुर्जरात्रा प्रदेश जोधपुर का दक्षिणी भूभाग और इसके साथ साथ कुछ पाली का जो प्रदेश है वो इसमें शामिल होता है। इन गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक जो राजधानी कह सकते हैं, प्रशासनिक केंद्र कह सकते हैं, मंडोर था। तो जोधपुर में मंडोर जो है इसका प्राचीन नाम हमें मांडव्यपुर मिलता है। ये मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। मंडोर प्रतिहारों की भी प्राचीनतम राजधानी थी और उसके बाद एक तरह से मारवाड़ के जो जोधा के वंशज हैं उनका मुख्य केंद्र हो गया मंडोर। आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि चित्तौड़ के आसपास हमें खासकर सीवी जनपद का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अगला एक पंजाब की जाति होती है सीवी, जो मूलतः पंजाब की रहने वाली जाति थी। ये जाति एक तरह से उत्तर वैदिक काल में राजपुताना में चित्तौड़गढ़ के आसपास आके बस जाती है। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी था।
चित्तौड़गढ़ के आसपास इस जाति का निवास स्थान होता है और इसकी राजधानी जो है वो माध्यमिका होती है। इसी माध्यमिका को नगरी भी कहा जा रहा है। इसके संदर्भ में हमें आरएस प्री में क्वेश्चन मिला, खासकर यूनानी आक्रमण जो है जब होता है भारत पे और खासकर राजस्थान पे, तो यूनानी आक्रमण जो है वो माध्यमिका पे हुआ था। और ऐसा पतंजलि के महाभाष्य जैसे ग्रंथ विवरण देते हैं कि यूनानी जो है वो चित्तौड़ तक पहुंच गए थे, सीवी जनपद तक पहुंच गए थे। माध्यमिका से ही हमें एक तरह से यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। या आरएस प्री का क्वेश्चन हुआ, इन्हीं को हम इंडो ग्रीक कह रहे हैं, हिंद यवन कह रहे हैं, और कुछ यूनानी सिक्के भी मिलते हैं यहां से। तो यूनानी सिक्कों के बारे में भी हम कह सकते हैं। आहड़ से भी हमें यूनानी सिक्के मिले हैं, खासकर अपोलो देवता का जो चित्र अंकित है। इसका विवरण पतंजलि के महाभाष्य में, इसके साथ साथ गार्गी संहिता में हमें विवरण मिलता है। भारत पर जो यूनानी आक्रमण हुआ उसका विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। तो महाभाष्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। सीवी जो है वो चित्तौड़ के आसपास जो एक जाति होती है उसका निवास स्थान था। आगे देखते हैं, जयपुर के पड़ोसी टोंक की बात करें तो टोंक में हमें एक स्थान मिला है रेड और एक नगर। यहां से मालव जाति के सिक्के मिले हैं, खासकर मालव गण के सिक्के। मालव जो है वो मालवा जनपद को एक तरह से कह सकते हैं। अवंती जो जनपद था, महाजनपद भी जिसको कहा जा रहा है, उसका शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास। अपन झालावाड़ और प्रतापगढ़ के शासन क्षेत्र को भी उसमें शामिल करते हैं खासकर। तो मालव जाति का प्रभाव होता है और मालव जाति के सिक्के, मालव गण के सिक्के जो है वो टोंक के रेड और नगर दोनों स्थानों से मिले हैं। रेड जो है यहां से लौह सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है, तो इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जा रहा है। तो ये रेड के संदर्भ में हमें क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा और बात करें हम तो प्राचीन काल में कुछ और जातियों के संदर्भ में कुछ एक अन्य नाम किसी क्षेत्रीय आधार पे या फिर एक तरह से भौगोलिक आधार पे मिलते हैं। तो एक शब्द आता है देशंगरो। ये उदयपुर के आसपास जो हरा भरा क्षेत्र है, हरी भरी पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, वो देशंगरो कहलाता है। प्रतापगढ़ के माही नदी के कांठे वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में कांठल प्रदेश कहलाता था, अर्थात माही नदी के किनारे के जो क्षेत्र है उसको कांठल कहा जाता है और कांठल की गंगा माही नदी को कह देते हैं। प्रतापगढ़ के आसपास ही एक तरह से 56 ग्राम समूह शब्द मिलता है हमें। 56 गांव का समूह या 56 नदी नालों का समूह जो है वो 56 का मैदान। एक तरह से बाड़मेर में हमें 56 की पहाड़ियां मिलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है व्याघ्रवाट की भूमि होने के कारण बागड़ क्षेत्र कहलाता है और एक तरह से भोगीलाल पंड्या को हम बागड़ का गांधी कह देते हैं। तो बागड़ जो शब्द है, इसके साथ साथ व्याघ्रवाट जो शब्द है वो आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए। और इसी से मिलता जुलता शब्द हम देखते हैं कि शेखावाटी, खासकर नागौर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसको कहा जा रहा है बांगड़। ये भौगोलिक संदर्भ में भी शब्द यूज होता है। और बांगड़ का धनी हम नरहड़ के पीर शक्करबार बाबा को कह देते हैं। तो बांगड़ क्षेत्र है वो शेखावाटी वाला और नागौर का क्षेत्र कहला रहा है, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र कहला रहा है। ये एक तरह से प्राचीन काल के संदर्भ में हमें कुछ नाम मिले हैं जो विभिन्न ऋषियों के नाम से हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य नाम भी मिलेंगे जब हम विभिन्न बोलियों की बात करेंगे, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र, जैसे अन्य जो क्षेत्र आते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जनपद के संदर्भ में हमें रीट में और आरएस प्री में और इसके साथ साथ सिक्कों के संदर्भ में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। सिक्कों की बात करते हैं तो एक सुमेलित करना क्वेश्चन बनाते हैं ताकि चारों क्वेश्चन जो है सिंगल लाइन के अगर आते हैं तो एक साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, जब हम आहड़ की बात कर रहे थे तो आहड़ से हमें एक सिक्का मिला था। रंग महल की भी हमने बात की तो रंग महल से भी हमें एक वंश विशेष का सिक्का मिला। बैराट, इसके अलावा रेड या नगर भी कह सकते हैं।
अपोलो जो है वो एक ग्रीक देवता है, एक तरह से सूर्य का देवता, सूर्य का प्रतिरूप हम मान सकते हैं। एक हमें क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड में इंडो ग्रीक शासकों का, खासकर मेनेंडर के सिक्के के संदर्भ में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमने रंगमहल के बारे में बात की, तब एक वंश के बारे में सिक्कों की बात की। तो सुमेलित करने में हमने ये पढ़ा है, उसको एक साथ सिमिलर कर देते हैं। आहट जो प्राचीन सभ्यता, जिसको धूलकोट भी, आघाटपुर भी कहा जा रहा है, यहां से एक सिक्का मिला है जिस पर पीछे के भाग पे तीर और तरकश लिए हुए और एक तरह से अग्रिम भाग पर यूनानी देवता, जो सूर्य का देवता अपोलो है, उसका चित्रण मिलता है। तो अपोलो देवता के अंकन वाला जो सिक्का है वो कहां से मिला है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। वो आहट से मिला है। रंगमहल सभ्यता जो खासकर सिंधु सभ्यता से सिमिलर रखती है, तो यहां से शक और कुषाण शासकों के, खासकर कुषाणों के हमें सिक्के मिले हैं। कुषाण और शक जो है विदेशी जातियां होती है एक तरह से, और प्राचीन काल में खासकर प्रथम शताब्दी के आसपास भारत पे आक्रमण करती है। और जो हूण है वो गुप्त काल में मुख्य रूप से आक्रमण करने वाली विदेशी जाति होती है। बैराट से हमें आहत सिक्के भी मिले हैं और इंडो ग्रीक शासकों में, और इंडो ग्रीक शासकों में मेनेंडर के सबसे ज्यादा एक तरह से सिक्के मिले, 16 मेनेंडर के सिक्के। तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक भी कह सकते हैं, और इसी में एक महत्वपूर्ण शासक मेनेंडर है, तो इसके सिक्का बैराट से मिले, जिसको एक तरह से सभ्यता के संदर्भ में हमने बात की। रेड या नगर जो टोंक में है, दोनों स्थान, यहां से मालव जाति के, मालव गण के सिक्के मिले हैं। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हुआ। ये अति सरलतम टॉपिक था और शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक भी, जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन देता है। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे एक तरह से विभिन्न वंशावली में गुर्जर, प्रतिहार और चौहानों के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।